साथ साथ आज आपको इतना तो आप टेस्ट सीरीज लगाने के बाद शाम को जब आप फ्री होगे तो 1 घंटे बैठ करके आपको यूपीएससी का टाइमर लगा करके तो आपको टेस्ट भी लगाना है और टाइमर लगा करके यूपीएससी की पीवाईक्यू को भी 50% की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपके कम नंबर आ गए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी कम नंबर आएंगे पीवाईक्यू में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीवाईक्यू से आपको समझ विकसित करनी है, तभी आप यूपीएससी के एक्चुअल एग्जाम में पेपर को यहाँ अगर कम नंबर आ गए टेस्ट सीरीज में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप टॉपिक्स को नहीं समझ पाए, यूपीएससी के पैटर्न को नहीं समझ पाए, तब तो प्रश्न को बिल्कुल हल नहीं कर पाओगे और फेल हो जाओगे। इसलिए इसको ज्यादा महत्व देना है, तो पीवाईक्यू को ज्यादा महत्व दीजिए। आज आपको पीवाईक्यू 50% करने 2013 के, ठीक है। तो मैं आपको इसी तरीके से लेते हुए चला जाऊंगा, सारे टॉपिक आपके इसी तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 61 है और टेस्ट नंबर 3 है। इसमें मैं कुछ आपको टारगेट्स दूंगा और टेस्ट सीरीज के भी टॉपिक्स आपको बता दूंगा कि आपको ऐसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलते हैं, आपको टॉपिक्स बता देते हैं। वैसे मैंने पूरा सिलेबस A to Z खत्म कर दिया, आज लास्ट टॉपिक है। तो मैंने डेली टारगेट जनवरी से हमारा लगभग चल रहा था ये, ठीक है। तो जनवरी से लेकर के मैंने आपसे बोला था कि मैं इसको 65 डेज में कंप्लीट करा दूंगा। पूरा सिलेबस हमारा जो है, पूरा जो है टारगेट हमारे 100 डेज का था। मैंने आपको बोला था, आप शुरू से क्लास देख रहे हो तो आपको पता होगा, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब ये हर साल आपको ये सीरीज मिलेगी, जब भी प्रीलिम्स आएगा उससे पहले ये आपको सीरीज मिलेगी और अगले साल से हम प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास दोस्तों टीम नहीं है और टीम ना होने के कारण हम आपको बहुत सारी चीज़ें अंदर से तो बहुत मन करता है ये भी दे दूं वो भी दे दूं, लेकिन टीम ना होने के कारण हम ये चीज़ नहीं दे पा रहे हैं। और साथ में मैं किसी संस्थान से भी जुड़ा हूँ मेंटरशिप प्रोग्राम में, वहाँ पर भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, उनको भी समय देना पड़ता है, ठीक है। तो इस कारण से ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। तो खैर अलग चीज़ें हैं, आपको मैं यहाँ पर टॉपिक्स बता रहा हूँ। कुछ बच्चों को कमेंट्स आते हैं कि सर जो है आपने यूपीएससी प्रीलिम्स के लेकर के डिटेल एनालिसिस प्रोग्राम चलाया तो उसको आपने बंद क्यों कर दिया। अब दोस्तों देखिए, बंद करने का मतलब ये नहीं है, वो तो मैं अभी भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि आप लोगों की तरफ से कोई सपोर्ट दिखाई नहीं देता। अब मैं जिसको लगा करके वो 8-8 10-10 घंटे एक सीरीज को बनाने में, क्योंकि वो पूरी एक तरीके से बुक्स ही बन रही थी। अब मेरा भी मन था कि उसको मार्केट में आपको फ्री में उपलब्ध कराऊंगा, बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें 10-20 रुपये हम आपसे मदद के लिए ले सकते हैं, जो वो भी कंटेंट जो बनाएगा उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए भाई उसको भी तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें थी, इसलिए उसको मैं अभी रोक रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें घोषणा करे दे रहा हूँ कि उसको मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमारे पास टीम नहीं है, इसलिए उसको मैं करने से रोक रहा हूँ। तो खैर चलते हैं, हम आपको टॉपिक्स देते हैं। ये आपका कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। मैथ रीजनिंग के मैंने टॉपिक 2 बार आपको करा दिए, रीजनिंग के भी मैंने 2 बार करा दिए और मैथ के भी मैंने 2 बार करा दिए, ठीक। तो आपको ये दोनों करने हैं। फिर इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस आपको करनी है। 10 कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली करने हैं। फिल्म्स बहुत नज़दीक है तो 10 कॉम्प्रिहेंशन, इससे नीचे समझौता नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको इकोनॉमी पूरी मैंने करा दी थी, केवल लास्ट टॉपिक आपका बताया था अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। उसको मैंने बोला था कि विजन 365 से ही आपको करनी है, ठीक है। तो विजन 365 में जो इकोनॉमी का पार्ट है उससे आप देख करके ये सब कवर कर लीजिए। फिर इंटरनेशनल रिलेशन आप पढ़ोगे तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशन में आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फिल्म्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक। तो ये आपको करना है। फिर इसके बाद हम चलते हैं, आपको टेस्ट सीरीज में बता देते हैं। आज आपको टेस्ट सीरीज नंबर 3 यूपीएससी का 2026 की विजन की टेस्ट सीरीज आपके पास हो, आप कहीं से परचेज कर लीजिए। तो मैं आपको यहाँ से गाइड कर रहा हूँ, आप उसको जो है अपने तरीके से सॉल्व करते रहिए। तो यहाँ पर विजन का ही कंटेंट है, ये उन्हीं के द्वारा जो सुझाए गए टॉपिक्स हैं उन्हीं को मैं अपने तरीके से, कि आपको जहाँ जहाँ आपको जो जैसे जैसे मैंने पढ़ाया उस तरीके से मैं आपको दूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपने बेसिक अगर कवर की होगी तो इसको आप टेस्ट सीरीज को आराम से लगाइए, ठीक। इसमें भी अगर आपको टेस्ट सीरीज लगाने में 30 से 40% आपके कट पीट करके बिल्कुल सही होते हैं तो आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। इससे कम आ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी 30 के आसपास अगर प्रश्न, 30 से 35 40 तक अगर आप प्रश्न सही कर रहे हो तो ये मान के चलिए कि आप बहुत बेहतर स्थिति में हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप 30 तक आराम से सवाल कर लोगे, ठीक है। और आपको कोई और बुक्स के चक्कर में अब नहीं पढ़ना है। अगर पहले समय होता तो हम कुछ बताते भी आपको कि अलग से ये टॉपिक आप यहाँ से देख लीजिए, वो टॉपिक, अब केवल इन्हीं टॉपिक्स को देखना है, ठीक है। तो जो लोग अभी टेस्ट लगाना चाह रहे हैं तो टेस्ट को भी इसी तरीके से लगाइए। मैंने पहले बोला था कि मैं आपको पॉलिटी के साथ एक साथ टेस्ट दे दूंगा, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि कुछ बच्चों का कमेंट आया कि 2 टेस्ट के बाद, मतलब 2 टेस्ट मैंने पॉलिटी के लगवा दी तो थोड़ा सा बोरिंग महसूस हो रहा है कि पॉलिटी इतने दिन से पढ़ रहा, थोड़ा कोई और सब्जेक्ट हो। तो इस कारण से मैंने आज जो है ज्योग्राफी को ले लिया। तो ऐसे विषय को बदल बदल के पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट आपको बना रहेगा। तो विश्व का भौतिक भूगोल में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। सौरमंडल में पृथ्वी आपकी 6 क्लास के एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ठीक है। समुद्र विज्ञान, मृदा, मिट्टी, भारत में मिट्टी के प्रकार आपको पता होने चाहिए, ठीक है। लेटराइट मृदा क्या होती है, काली मिट्टी क्या होती है, दोमट क्या होती है, ठीक है। लाल मृदा क्या होती है, पीली मृदा क्या होती है, ये सब पता होना चाहिए। प्राकृतिक संकट और आपदाएं, फिर महाद्वीप, महाद्वीप में भूमि, जलवायु, संसाधन, ये आपको पता होना चाहिए। एशिया कहाँ पर है, अफ्रीका कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका कहाँ है, अंटार्कटिका, यूरोप, इनके बीच में जो सागर हैं उनको भी पता होना चाहिए कि 2 सागर, एक सागर किसको किसको किस मुख्य भूमि को अलग करता है, किस महाद्वीप को अलग करता है। छोटी छोटी सी बातें हैं दोस्तों, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। बाकी करंट में जो टॉपिक चल रहे हैं उनको ध्यान देना है। फिर भारत के भूगोल में भी आ जाइए तो उसकी भारत की अवस्थिति, मतलब परिचय में भारत कहाँ पर स्थित है, उसका क्षेत्रफल कितना है, या क्षेत्र कितने, सीमाएं, क्षेत्रफल याद नहीं करना है, पता होना चाहिए हल्का फुल्का, ये मुख्य बातें। सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं थोड़ा सा आपको पता, सबसे लंबी रेखा कहाँ लगती है, ये सब एक कथन में आ जाता है। जैसे यूपीएससी, अब देखिए ये फैक्ट है, आप कहोगे ये सब कहाँ पूछता है, पूछता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट पूछ लेगा। इनडायरेक्ट पूछता ही है कि मान लो कि जैसे कोई बांग्लादेश के विषय में कोई घटना होगी तो बांग्लादेश की रेखा बता लिख देगा कि सबसे ज़्यादा लंबी रेखा
बांग्लादेश की नहीं लगती, म्यांमार की लिख देगा, कुछ गलत डालकर लिख देगा, तो वो उस कथन को आप जैसे काटे तो एलिमिनेशन आपका नीचे दिया होगा, उससे आप एलिमिनेट करके पहुंच जाओगे। तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करती है, जब तक आप यूपीएससी के प्रश्नों को बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने आज आपको पीवाईक्यू भी दिया है कि आपको पीवाईक्यू भी लगाना है। फिर संरचना और उच्चावच भारत का भूआकृति विभाजन, अपवाह तंत्र, नदियों के बारे में आपको पढ़ना है, मौसम और जलवायु ऋतुओं के बारे में पढ़ना है, मृदा के बारे में, भारत की मृदा के अच्छे से देखना है। यहाँ पर विश्व की मृदा थी तो विश्व के संदर्भ में थोड़ा बहुत जान करके भी भारत में आ जाना है, ठीक है। फिर भारत के अंदर की जो मृदा है उसके बारे में विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, पादप और प्राणी जीवन, ठीक है, ये एनवायरमेंट से टच होता हुआ दिखाई देता है, इसको थोड़ा देखना है। फिर सब टॉपिक में भी इसी चीज़ों को मैंने विस्तार से, अब ये चीज़ें यहाँ दी थी, सौरमंडल, पृथ्वी, अक्षांश, देशांतर की आधारभूत समझ, इसको मैंने स्पेशल खोल दिया कि आप अगर चाहो तो इसको जो है ये टॉपिक को सर्च करके पढ़ सकते हो चैट जीपीटी से। जैसे कई लोग सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, अब वो किताब नहीं लेके गए, अब वहाँ पर ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो वो चाहे तो यहाँ से इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। जैसे ब्रह्मांड को अच्छे से देख सकते हैं, सौरमंडल को देख लें, उत्पत्ति और विकास इसको देख लिया, फिर पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास देख लिया, फिर भूगर्भिक काल मापक्रम देख लिया, फिर अक्षांश, देशांतर और समानांतर या यमोत्तर, मतलब कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं आपने देख ली, ये सब चीज़ें, ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर आगे चलते पृथ्वी गतियाँ, कुछ दिक्कत हो रही है तो बता देना। अक्षांश, देशांतर आपको अच्छे से पता है, जिसमें महत्वपूर्ण, समानांतर, यमोत्तर, ये रेखाएं क्या होती हैं, इनके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम चलते हैं पृथ्वी गतियों, इनको पॉज करके देख लीजिए टॉपिक्स, ठीक है। जैसे ये पवनें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे भूमंडली, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें, जेट स्ट्रीम, ये पता होना चाहिए। वर्षा के प्रकार, ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स। वर्षा का वितरण विश्व में कहाँ पर कैसा होता है, वायु राशियाँ, पिछली बार इसी से पूछ लिया था प्रश्न, मतलब 2-3 विषयों को। अब यूपीएससी क्या कर रहा है, 2-3 टॉपिक्स को, मान लो यहाँ से यहाँ तक के टॉपिक्स को मर्ज करेगा और फिर एक प्रश्न बना देगा, ठीक है। तो ऐसा कर रहा है, तो उसको प्रश्न को जब हल करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। फिर सूर्य तप, उष्मा बजट, तापमान का वितरण, तापमान व्युत्क्रमण, ये सब टॉपिक आपके पता होने चाहिए आपको। तब इन्हीं टॉपिक को सर्च करके, जैसे 2027 में जिनको तैयारी करनी है, तो इन्हीं टॉपिक को सर्च करके जो है अभी से पढ़ते रहिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम, फिर इनको विश्व के जलवायु प्रदेश, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फिर मृदा, वही मृदा मैंने जो यहाँ पर बताई थी, विश्व की मृदा, यहाँ पर हमने इसको तोड़ दिया। ये आप इसको मृदा का वर्गीकरण, वितरण, अपरदन और संचरण। भाई मृदा है तो आपको ये सब टॉपिक इस तरीके से पढ़ना कि मृदा का वर्गीकरण कि भारत में कहाँ कहाँ पर या विश्व में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, ठीक है। अब विश्व की मृदाओं के बारे में स्पेशल नहीं जाना है कि आप जो है ज्योग्राफी पढ़ने लगो जा करके, आपको भारत के संदर्भ में ज़्यादातर चीज़ें, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं से भारत के संदर्भ में ही पूछता है, ठीक है। फिर महाद्वीप में प्रमुख भौतिक विशेषताएं, भू आकृतियाँ, यूपीएससी पूछ चुका है, पूछ लेगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो अफ्रीका का जो महाद्वीप है और एशिया के महाद्वीप में क्या समानताएं हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होंगी, तब आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर भारत को उसी तरीके से अवस्थिति में अक्षांश और देशांतर को निर्धारित करना है, ठीक है। यूपीएससी पूछ लेता है कि कौन सी अक्षांश रेखा किन किन राज्यों से काटते हुए जाती है, तो इस तरीके से पढ़ना है। तो यूपीएससी के पीवाईक्यू को जरूर देखना है, इसीलिए मैंने जो है यूपीएससी के पीवाईक्यू कराए थे आपको, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पॉज करके इसका सिलेबस देखना है। फिर हम यहाँ पर भी मृदा का वर्गीकरण भारत के संदर्भ में, मृदा में उसके संरक्षण के लिए समस्याएं क्या क्या हैं। अब हमारे यहाँ जो मृदा होती है उसमें बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी भी होती है, तो हम बाहर से भी कई सारी चीज़ें, डीएपी, ये सब डालते हैं ना, तो ये सब चीज़ें जो डालते हैं तो इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर यूरिया गोल्ड इस समय चल रही है, फिर नीम लेपित यूरिया, इनसे यूपीएससी प्रश्न बना चुका है, ठीक है। तो नीम लेपित यूरिया और यूरिया गोल्ड ये काम क्या करती हैं, कैसे काम करती हैं, इनको पता होना चाहिए कि ये नीम लेपित यूरिया है और यूरिया गोल्ड है। यूपीएससी ऐसे कथन रखेगा, इनकी मूलभूत समझ होगी तो आप इन प्रश्नों को आराम से कर लोगे। अब ये यूरिया होती है, उसमें कैसे नाइट्रोजन का जो है मिट्टी में कैसे मिश्रण होता है, तो यूरिया गोल्ड उसकी परत होगी, तो उसको नाइट्रोजन के घुलने में समय लगेगा, तो ज़्यादा लंबे समय तक नाइट्रोजन पौधों को मिलती रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आप जब समझोगे तब आपको समझ में आएगा। फिर नैनो यूरिया काफ़ी चर्चा में चल रहा है, तो उसको भी आप टच करके ऐसे पढ़ना है। फिर इसके भारत की मानचित्र मतलब मैप के थ्रू आपको देखना है कि राज्य, शहर, नदी, झीलें, अवस्थिति, रामसर स्थल, अभी आपके 96 हो गए, लास्ट वाले 2-3 याद कर लो, पूछ सकता है, उनके लोकेशन यूज कर लो। छत्तीसगढ़ में पहली बार अभी रामसर स्थल घोषित किया गया, उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर वन्यजीव अभ्यारण्य और यहाँ पर कॉमा करके और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, इसको भी मुझे कराना था दोस्तों। मैं समय मिलते ही यूपीएससी के एग्जाम से पहले इसको आराम से एक बार करा दूंगा, तो इसको आप कर लेना, बाकी आप अपने स्तर से भी पढ़ते रहिए, ठीक है। फिर हम यहाँ पर करंट अफेयर 365 मैंने आपको बताया कि जिन्होंने साल भर अगर करंट अफेयर नहीं पढ़ा तो उसको यहाँ से पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ आज आपको इतना तो आप टेस्ट सीरीज लगाने के बाद शाम को जब आप फ्री होगे तो 1 घंटे बैठ करके आपको यूपीएससी का टाइमर लगा करके तो आपको टेस्ट भी लगाना है, और टाइमर लगा करके यूपीएससी के पीवाईक्यू को भी 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपके कम नंबर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी कम नंबर आएंगे पीवाईक्यू में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीवाईक्यू से आपको समझ विकसित करनी है, तभी आप यूपीएससी के एक्चुअल एग्जाम में पेपर को, यहाँ अगर कम नंबर आ गए टेस्ट सीरीज में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप टॉपिक्स को नहीं समझ पाए, यूपीएससी के पैटर्न को नहीं समझ पाए, तब तो प्रश्न को बिल्कुल हल नहीं कर पाओगे और फेल हो जाओगे। इसलिए इसको ज़्यादा महत्व देना है, तो पीवाईक्यू को ज़्यादा महत्व दीजिए। आज आपको पीवाईक्यू 50 प्रश्न करने 2013 के, ठीक है। तो मैं आपको इसी तरीके से लेते हुए चला जाऊँगा, सारे टॉपिक आपके इसी तरीके से कवर हो जाएंगे। कल फिर हम लोग 62 नंबर पर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।